वो थोड़ा थोड़ा सा एक्सपोजर और क्रेज आने लग गया था टू गेट इनटू द ग्लैमर साइड ऑफ द इंडस्ट्री। एक्टिंग का कहीं पर भी ऐसा नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है। बालिका वधू एंड उतरन दो ऐसे शोज थे उस टाइम पे, दे वर रनिंग द चैनल। व्हेन आई एम ऑन अ सेट आई अप्रिशिएट एवरीथिंग मच मोर बिकॉज आई नो कि इस कैमरे के पीछे काम कैसे होता है। जब वो समझ में आया, जब रियलिटी हिट की कि यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच अगेन, राइट फ्रॉम देयर, आई थिंक प्रोसेस वहां से शुरू हुआ था। ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस वाज अ लॉट ऑफ रिजेक्शंस एज एन आर्टिस्ट। द सीरियसनेस ऑफ वर्क, जो भूख थी मेरी फिल्म्स करने के बाद थोड़ी ज्यादा बढ़ गई। एंड दे सेड उनका शूट हो रहा है भाई, मिलना चाहेंगे। दे वर लुकिंग फॉर A-listers फ्रॉम बॉलीवुड टू प्ले ऋतिक रोशन्स यंगर ब्रदर। फिल्म में हम स्टोरी से कनेक्ट होते हैं, OTT में हम कैरेक्टर्स से कनेक्ट होते हैं। टीवी में काम करते हैं तो टीवी एक्टर, अ लॉट ऑफ पीपल फील ऑफेंडेड टीवी एक्टर क्यों बोला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और एपिसोड में सूत्रधार विद विनीत राय। आज हमारे साथ एक ऐसे एक्टर हैं जिन्हें टीवी से लेके फिल्में और OTT प्लेटफॉर्म तक अपनी अलग पहचान बनाई है। उतरन से लेकर सुपर 30 तक और अब जुबली जैसे प्रोजेक्ट में अपनी वर्सेटैलिटी दिखाई है और हमेशा अपने रोल से दर्शकों का दिल जीता है। तो चलिए उनसे जानते हैं उनका सफर, स्ट्रगल्स और उनके इंस्पायरिंग एक्सपीरियंस। नंदिश, वेलकम टू माय शो सूत्रधार में। थैंक यू विनीत, फाइनली इतनी बार प्लानिंग के बाद। मुझे पता है यार, मतलब सभी लोग अपने जीवन में व्यस्त हैं और एज एन एक्टर तो मतलब आपकी व्यस्तता बिल्कुल अलग है। बिजी हैं, आप भी बिजी, मतलब फाइनली वी गेट द सेम पेज एंड फाइनली स्टार्स आए हैं और आज आप मेरे सूत्रधार के मेरे एपिसोड में आए हैं। आई एम सो हैप्पी टू बी हियर। थैंक यू वेरी मच ब्रदर। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गो टू योर जर्नी। नंदिश, अपने बचपन के बारे में बताइए कि राजस्थान के एक शहर से किस तरीके से आपकी पढ़ाई और किस तरीके से जर्नी शुरू हुई। जी, मैं पैदा हुआ था भरतपुर में, वहाँ पे मेरा नानका था। धौलपुर है आगरा और ग्वालियर के बॉर्डर पे, बीच में, जहाँ पे चंबल है, रिवाइंस हैं, चंबल रिवाइंस हैं, जहाँ पे बहुत सारी मूवीज़ हमारी, पान सिंह तोमर, बैंडिट क्वीन, सोन चिड़िया, बहुत सारी मूवीज़ वहाँ पे शूट हुई हैं। तो वहाँ पे मेरी फैमिली है, अभी भी वो मेरे पेरेंट्स वहाँ पे रहते हैं। अच्छा। एंड पढ़ाई मेरी हुई, हमारा एक प्राइमरी एजुकेशन, मेरी एक स्कूल था वहाँ पे, सेंट पीटर स्कूल, जो हमारी फैमिली का ही था, मेरे दादाजी का। तो आई यूज्ड टू स्टडी देयर टिल माय 5th स्टैंडर्ड। फिर एक वहाँ पर मिलिट्री स्कूल है, विच इज़ इट यूज्ड टू बी कॉल्ड एज RIMC अर्लियर। तो वो 5 मिलिट्री स्कूल्स हैं इंडिया में, रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज। अच्छा। तो वहाँ पर मेरे डैड भी पढ़े थे एंड आई वॉज ऑल्सो इंक्लाइंड कि मैं आर्म्ड फोर्सेस में जाऊँगा। तो वहाँ पर दे ट्रेन यू राइट फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड टिल 12th, आपको वो पूरा एज एन ऑफिसर ट्रेन करते हैं। अच्छा। तो वहाँ पे मेरी पढ़ाई हुई, 7 साल मैंने वहाँ पे काटे अपने। आर्म फोर्सेस में नहीं जा पाया बिकॉज पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं था, प्लस मेरे मेडिकल में थोड़ा सा प्रॉब्लम था। आई हैड फ्लैट फीट, तो आई कुडंट गो इनटू द आर्म फोर्सेस। और तब तक पढ़ते पढ़ते एंड बाकी के शौक भी आ गए थे साथ साथ में कि क्रिकेट खेलना है। तो मैं बहुत क्रिकेट में बहुत मेरी दिलचस्पी थी। व्हेन दैट डिडंट हैपन, जब मैं आर्म फोर्सेस में नहीं जा पाया, सो सडनली इट वाज देयर वाज अ रोड ब्लॉक। मुझे समझ ही नहीं आया कि अब करना क्या, बिकॉज जितना टाइम भी मैंने स्कूल में बिताया वो सबको पता था कि यहाँ से ये आर्म फोर्सेस में जाएगा। सो देयर वाज एब्सोल्यूट डेड एंड कि अब क्या करें। सो वन ऑफ माई हमारे जान पहचान में है, हमारे फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो उसमें एक भाभी हैं, उन्होंने
होटल मैनेजमेंट किया था, तो शी सेड नंदिश व्हाई डोंट यू ट्राई फॉर होटल मैनेजमेंट, एंड Right. उस टाइम पे वो ट्रेंडिंग भी था ऐसा कि जी। यू नो अ लॉट ऑफ पीपल वर डूइंग होटल मैनेजमेंट. सो आई सेड ठीक है, बट आई वाजंट कन्विंस्ड कंप्लीटली. फिर मुझे पता चला कि उसका एक, एंड दिस वाज पूसा इंस्टीट्यूट. पूसा इंस्टीट्यूट दिल्ली में जो है, दिल्ली में उनका बॉम्बे में उनका सेंटर है. जी. तो उस टाइम पे तो बॉम्बे था, अब मुंबई हो गया है. तो आई वाज टोल्ड कि बॉम्बे में उनका एक सेंटर है, तो आपका वहाँ पे पॉसिबिलिटी है जाने की. जी. दैट इज़ एक्साइटिंग नाउ. तो मैंने उसके लिए एग्ज़ाम दिया, और मैं कभी मुंबई आया नहीं था उसके पहले. जी. तो मुझे लगा कि शायद मुंबई जाने का मौका मिलेगा. दिल्ली में बहुत बार जा चुका था हम लोग, क्योंकि दिल्ली एंड धौलपुर इज़ अबाउट 5 आवर्स डिस्टेंस. तो वहाँ साल से दिल्ली, में ग्वालियर से दिल्ली ज़्यादा जाते हैं लोग उससे. हाँ हाँ, और आगरा इज़ 1 hour फ्रॉम देयर. या. तो दिल्ली तो ऐसे होता था कि साल में 3-4 बार दिल्ली के चक्कर लग गए. हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स रहते हैं, जी. मेरे फादर के मामा, मासी, काफ़ी सारे रिलेटिव्स हैं, तो वो लगता है. तो उधर का क्रेज़ नहीं था मुझे दिल्ली का. दिल्ली मैंने देखा हुआ था. मुझे मुंबई का बड़ा क्रेज़ था कि मुझे मुंबई देखना है. और मुंबई ऐसे तो उस एज में यू नो कि मैं बोलूँ मैं मुंबई जा रहा हूँ तो नहीं आने देंगे, तो मुझे एक बहाना चाहिए था. ट्रू. तो मैंने वो पूसा इंस्टीट्यूट के एग्ज़ाम्स दिए, एंड कोइंसिडेंटली एज लक वुड हैव इट मुझे मुंबई सेंटर मिल गया. सो आई लैंडेड अप इन मुंबई. ओके. दैट्स हाउ माई जर्नी टिल मुंबई वॉज. यहाँ पे मैंने हॉस्टल में रहा 3 साल, अपनी होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की. जी. उसके बाद मैंने 6 महीने ताज प्रेसिडेंट में काम भी किया. अच्छा. जो टाउन में है. साथ साथ में जब ताज प्रेसिडेंट में काम कर रहा था, तो मुझे एंड ड्यूरिंग कॉलेज ऑल्सो आई मेट अ लॉट ऑफ पीपल हु वर इनटू मॉडलिंग. Right. तो मेरे क्लासमेट का कोई भाई है जो मॉडलिंग में है, जी. कोई टीचर है उनकी बेटी मॉडलिंग में है. सो वो थोड़ा सा एक्सपोजर और क्रेज आने लग गया था दैट टू गेट इनटू द ग्लैमर साइड ऑफ द इंडस्ट्री. करेक्ट. Plus, beauty pageants like Glad Rags and all, they used to have big ads in newspapers. तो newspapers में देखते थे कि ये मिस्टर इंडिया बन गया, ये मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स. उस जमाने में क्रेज भी बहुत था. क्रेज था बिकॉज सोशल मीडिया wasn't there. Yes, तो yes, उस टाइम पे इस चीज़ का क्रेज था. तो मुझे लगा कि एंड प्लस देयर वर अ लॉट ऑफ पीपल हु यूज्ड टू टेल मी दैट यू गॉट गुड हाइट. और ये ना शुरू से मैंने काफ़ी लोगों से सुना था कि लंबा है, चौड़ा है, चिट्टा है, गोरा चिट्टा है, मॉडलिंग क्यों नहीं करता. सो आई सेड लेट्स ट्राई फॉर मॉडलिंग. सो टिल नाउ एक्टिंग का कहीं पर भी ऐसा नहीं था कि मुझे एक्टर बनना है. जी. इट वॉज ऑलवेज, टू बी ऑनेस्ट, इट वॉज ऑलवेज कि मुझे मुंबई पहुंचना है, मुझे पब्लिक आई में आना है, एंड द ईजिएस्ट वे टू गेट इन टू पब्लिक आई इज टू बिकम अ मॉडल. राइट. एंड आई हैड दी स्ट्रेंथ्स टू बिकम अ मॉडल कि Right. यू नो हाइट अच्छी है एंड आई कैन डू रैम्प वॉक्स एंड ऑल. Yeah. सो आई न्यू माई स्ट्रेंथ्स. सो आई वॉज प्रीटी क्लियर ऑन दैट कि लेट्स स्टार्ट मॉडलिंग. तो मैं धीरे धीरे, जब मुझे होटल मैनेजमेंट में भी इतना इंटरेस्ट नहीं आया, जब मैंने ताज में काम किया, आई जॉइंड अ कॉल सेंटर. मैंने मलाड में एक कॉल सेंटर ज्वाइन किया जिसका नाइट शिफ्ट होता था. तो हम रात को जितने भी हमारे दोस्त थे, हम रात की शिफ्ट करते थे. दिन में सब अपने अपने जॉब्स करते थे जिनको जो पसंद था, एंड आई यूज्ड टू गो एंड मॉडल दिन में. तो दिन के टाइम मॉडलिंग, रात के टाइम अपने कॉल सेंटर जॉब. जी. And after a couple of years, when I did modeling, gram shows, print shoots, I got some opportunity to audition for TV shows. TV show में audition किया, तो मेरा पहला शो था बालाजी के साथ. कस्तूरी. And कस्तूरी was my first proper show. उसके पहले मैंने एक किया था, एपिसोडिक शो किया था, बट कस्तूरी was my first proper show. राइट. उसके बाद मैंने 3 शोज बालाजी के साथ किए. एक DD1 का शो था, वो मैंने किया एज लीड. And then Uttaran happened. जी. And that's how the journey started, Yes. basically. So then Uttaran में काफी, मतलब you become the household name in Uttaran. You know, people started following you as an actor कि भाई ये लड़का. Luckily, the show did really well. Yeah. Because Balika Vadhu and Uttaran, दो ऐसे shows थे उस टाइम जी. पे. They were the they were running the channel. जब Right. चैनल कलर शुरू हुआ था, कलर तो शुरू हुआ था. राइट. बालिका वधू एंड उतरन वर द शोज, मतलब जो शुरू में 2 शोज थे. शो अच्छा किया, हम लोगों को सबको अच्छा फायदा हुआ उस शो से. बिकॉज जब गोल्डन पेटल अवार्ड भी मिला आपको उसके लिए. जी हाँ, वो भी मिला. खैर, एंड अ लॉट ऑफ अदर अवार्ड्स विच वर देयर. आई वुड से कि हाँ, जो एक्चुअल टीवी की जर्नी थी, जो मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया कि टीवी पे एक बड़ा शो, दैट वाज उत्तरायण, बिकॉज दैट वाज अ डेली सोप. तो आप वो काफी लंबा चला वो मेरे ख्याल से. शो तो सर वो चला तकरीबन 5 साल,
लेकिन मैं उसमें करीब 2.5-3 साल तक था। 2.5-3 साल जी। देन आफ्टर जी। उतरन आफ्टर उतरन मैंने एक ZTV का शो किया, एक स्टार प्लस का शो किया, बेइंतहा। बेइंतहा एंड फिर सुबह होगी। हम्म। एंड उसके बाद फिक्शन मैंने फिर उसके बाद नहीं किया। दैट वाज माय लास्ट शो, बेइंतहा। और फिर मैंने नच बलिए और खतरों के खिलाड़ी किया, एंड देन मेरा धीरे धीरे इंटरेस्ट स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स फिल्म्स, सो आई देन फाइनली टुक अ सबैटिकल इन आपने एक बहुत 2015 end. इंटरेस्टिंग 2 शॉर्ट फिल्म्स भी की थी, द गिफ्ट और द गर्ल इन रेड। द गर्ल इन रेड एंड गिफ्ट मैंने एक्चुअली प्रोड्यूस की थी। सो जब आई वॉज देयर एज एन एक्टर इन वन ऑफ देम, या तो हमको एक तो पैसे बचाने थे एज अ प्रोड्यूसर, तो मैंने सोचा कि काफ़ी लोगों से हमने बात की, कोशिश की, और उस टाइम पे उस दौर में शॉर्ट फिल्म्स का चलन भी बहुत चल रहा था, जी, यू नो, जी, बहुत सारे लोग अच्छी अच्छी शॉर्ट फिल्म्स बना रहे थे, जी एंड दैट वाज समथिंग न्यू, राइट। एंड समवेयर वी डिडंट हैव द बैंडविड्थ कि हम लोग एक फुल फ्लेजेड फिल्म बनाएं, तो हमने कहा हम शॉर्ट फिल्म से अपनी एक फुटिंग देखते हैं कैसे बनता है, थोड़ा एक्सपीरियंस होगा, कॉन्फिडेंस आएगा बड़ी चीज़ें करने का। तो मैं और मेरे एक बहुत पुराने फ्रेंड हैं गौरव, हम लोगों ने डिसाइड किया कि वील स्टार्ट अ प्रोडक्शन हाउस, एंड ही इज़ इनटू द बिजनेस साइड ऑफ इट। मैंने कहा मैं क्रिएटिव साइड देखूंगा। सो ही वाज स्ट्रॉन्ग कि अपना फाइनेंसेस कैसे देखने हैं, कंपनी को कैसे रजिस्टर करना है, कैसे उसके निटी ग्रिटीज़ को हैंडल करना है, जी। वो सब गौरव देखता था और मैं क्रिएटिव साइड को देखता था। Alright. सो वी फॉर्म्ड दिस कंपनी कॉल्ड वीविंग एंटरटेनमेंट। उसमें हमने द गर्ल इन रेड बनाई, जिसमें मैंने खुद भी एक्ट किया था। जी। फिर हमने एक और शॉर्ट फिल्म बनाई, द गिफ्ट। फिर हमने एक एड शूट किया, देयर इज दैट कंपनी स्टिल देयर, मोबाइल्स और इन सब के कवर्स एंड एक्सेसरीज वगैरह बनाते हैं, तो उसका एड हमने शूट किया शाहिद कपूर के साथ। ओके। And after, when we were just beginning to pick up in the production house, Super 30 happened. सो उसके बारे में आते हैं, सुपर 30 के बारे में, बट द प्रोडक्शन और टेक्निकल एस्पेक्ट को समझने के बाद, बिकॉज यू वर इनटू दैट फिल्म मेकिंग प्रोसेस दैट टाइम, जी, आपका एज एन एक्टर कुछ नज़रिया बदला? बहुत नज़रिया बदला। नज़रिया इसलिए भी बदला बिकॉज पर्सपेक्टिव चेंज हुआ इन टर्म्स ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, कि व्हेन यू आर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा तो हमेशा लगता है, यू नो, गलतियां निकालना इजी हो जाता है कि right. ये नहीं मिला, ये टाइम पे नहीं हुआ, हमको ये प्रॉमिस किया था, ऐसा नहीं हुआ, इतने बजे पैकअप होना था। बहुत सारे एक्टर्स का होता है कि टाइम हो गया, निकल रहे हैं जी। बट टू अंडरस्टैंड व्हाट गोज बिहाइंड द कैमरा, और उस चीज़ ने मुझे इस चीज़, यू नो, अप्रिशिएट करना ज़्यादा सिखाया। लाइक नाउ व्हेन आई एम ऑन अ सेट, I appreciate everything much more because I know कि इस कैमरे के पीछे काम कैसे होता है, राइट। कैसे भाग दौड़ होती है। Yeah. जब मैं प्रोडक्शन में था तो हमने, और हमारी एक टीम भी थी, क्रिकेट टीम थी जी। अंडर द सेम प्रोडक्शन हाउस, कैसे कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, हर डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन, हर एक्टर से डेट लेनी है, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करो, फिर यू नो अगर एक ने भी कुछ कैंसिल कर दिया, अगर एक इंसान की भी तबीयत खराब हो गई तो पूरा स्केड्यूल कैसे हिल जाता है, राइट। कॉस्ट कैसे बढ़ जाती है, सब समझ में आया। तो नाउ आई अप्रिशिएट एवरीथिंग मोर। राइट। आई गो लिटिल बैक बिकॉज सुपर 30 जब बनने वाली थी, जी, उससे पहले ड्यू टू सम रीजन आई मेट विकास इन हिज जुहू ऑफिस। ओके ओके, So Mukesh Chabra and Vikas, the both were there, and I was there, and I saw the whole plate of actors, and ये हैं, ये हैं। वहाँ उनके ऑफिस में सारी शीट लगी हुई थी कि ये सारे एक्टर्स होंगे, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज एंसेम्बल कास्ट। जी जी, तो वहाँ पे मुझे पहली बार दिखा आपकी फोटो विद द कैरेक्टर नेम। ओके, सो मुझे वहाँ पता चला कि you are doing that role, and then I saw the film and really loved your work. थैंक यू। बहुत ही बेहतरीन काम आपने किया था, और मुझे बिकॉज मैंने नाम सुना था, बिकॉज मेरे कुछ कॉमन फ्रेंड्स हैं, तो एक बहुत साल पहले 2017-18 में भी आई वाज मेकिंग अ शॉर्ट फिल्म। अच्छा, सो देन वी हैव अ कॉमन फ्रेंड, so आई वांटेड टू मीट यू, बट सुपर 30 देखने के बाद है ना, मेरा थोड़ा नज़रिया बदला कि यार ये ही इज़ नॉट somebody who's only a TV actor, मतलब ये है इस लड़के में ना कुछ तगड़ा है। तो वो सुपर 30 का पूरा प्रोसेस आई रियली वांट टू नो, बिकॉज पीपल रियली वांट टू लुक फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू
जी कि वो पूरा सुपर 30 का जो प्रोसेस था, आपकी कास्टिंग से लेके आपका किस तरीके से आपने उसमें काम किया, कैसे डायरेक्टर्स ने आपसे काम निकाला और ऋतिक सर के साथ आपका काम करने का एक्सपीरियंस क्या था, वो जरा हमें बताएं। Vineet bhai, it's very important thing that I would want to share before I come on to this process bit Super 30 के लिए. जी I think the actual process was बहुत पहले शुरू हो गया था जब मैंने टीवी छोड़ा था. जी जब मैंने डिसाइड किया था कि अब फिलहाल मैं टीवी नहीं करूँगा जब तक मैं दूसरे मीडियम्स एक्सप्लोर ना कर लूँ. राइट उस टाइम पे OTT था नहीं. OTT के नाम पे सिर्फ नेटफ्लिक्स था. जी, हमको जी. सिर्फ नेटफ्लिक्स पता था. सो दी ओनली लेफ्ट ऑप्शन वाज कि मैं थिएटर करूं या फिर मैं फिल्म्स करूं. राइट राइट सो जब 2015 के बाद मैंने कोशिश की कि अब मैं फिल्मों में जाऊं, कोशिश करूं. और उस टाइम पे बहुत इजी लगता है व्हेन हम डिसाइड करते हैं ना, बिकॉज कंफर्ट जोन में होते हैं अपनी. रेगुलर मनी इज कमिंग इन. वी ऑल्सो नो अ सर्टेन पैटर्न ऑफ वर्किंग बिकॉज when you do a big show, you know, आपके आसपास इर्द गिर्द के लोग बोलते हैं कि यार ठीक है हो जाएगा, आप ऐसे बोल दो हो जाएगा. जब वो समझ में आया, जब रियलिटी हिट की कि यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच अगेन, राइट फ्रॉम देयर, आई थिंक प्रोसेस वहाँ से शुरू हुआ था उसका. ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस वॉज अ लॉट ऑफ रिजेक्शंस बिकॉज राइट यू से लाइक यू सेड जस्ट नाउ, आपने जब देखा यू यूज द वर्ड टीवी एक्टर, सेम थिंग. I think a lot of people have said this before also. I'm not the first one who's saying it, but एक है preconceived notion है. वो तंत्र बना हुआ है वो ना, वो मतलब, एक notion right, बना हुआ है. right, right. And उसमें मैं उसको कुछ बुरा नहीं मानता हूँ. जी You know, टीवी में काम करते हैं तो टीवी एक्टर ठीक है. फिल्म में काम करते हैं तो फिल्म एक्टर. और उसमें it's I don't think it's something which is demeaning. Yeah, a lot of people feel bad. A lot of people feel offended. टीवी एक्टर क्यों बोला. जी नहीं ठीक है, मैं टीवी में काम करता था, मैं टीवी एक्टर था उस टाइम पे. नाउ इफ आई एक्सप्लोर डिफरेंट मीडियम्स, मैं अपने लिए वो रास्ता बनाऊंगा दैट पीपल डोंट से पिन पॉइंट के तुम वो एक्टर हो. पीपल विल जस्ट से दैट ही इज एन आर्टिस्ट, ही इज एन एक्टर. एब्सोल्युटली करेक्ट. सो उस टाइम पे मुझे ये बहुत सुनने को मिलता था. एंड अ लॉट ऑफ रिजेक्शंस हैपेंड बिकॉज आई वाज कमिंग फ्रॉम अ टीवी बैकग्राउंड. करेक्ट. एंड मुझे वो इमेज को ब्रेक करने में बहुत टाइम लगा. इट टुक मी अबाउट 2 years, over 2 years. 2016-17 मैंने एक भी एक्टिंग वर्क नहीं किया. आई थिंक द रियल प्रोसेस वाज दैट. द प्रोसेस वाज हाउ टू नॉट गिव इन टू ऑल द अर्जेस, ऑल द टेम्पटेशंस. क्योंकि टेम्पटेशन थी, पैसा चाहिए था, घर चलाना था. घर से हम राजस्थान से घर से पैसे नहीं मंगवाने थे. सही बात है. लेकिन उस टेम्पटेशन को कंट्रोल करना एंड हर बार सेल्फ टॉक करते रहना दैट नंदिश यू वेटेड फॉर 6 months. 2 महीने और रुक जा. फिर 8 महीने हो गए, तू 8 महीने रुक गया, तू 8 महीने की मेहनत वेस्ट कर देगा. 2 महीने और रुक जा. तो ऐसे करते करते 2 साल निकल गए. एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल कि मैं वो 2 साल रुका. क्योंकि उस 2 साल में जो भी मैंने मना किया, जिस तरह के रोल मुझे नहीं करने थे, जिन रोल्स में मुझे टाइपकास्ट नहीं होना था, जो मुझे टीवी से अलग करना था, तो उसमें मुझे बहुत अनलर्निंग करने का मौका मिला. आई अनलर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आई वाज डूइंग रॉन्ग. एंड आई थिंक आई गॉट डिस्कनेक्टेड फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल ड्यूरिंग दैट टाइम बिकॉज आई वाज ट्राइंग, देयर वाज एन इनर जर्नी गोइंग ऑन. देयर वाज अ लॉट ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट गोइंग ऑन. तो वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को हैंडल करना, उन चीज़ों को अनलर्न करना, अपने अनकंफर्टेबल जोन में कंफर्टेबल होना, कंफर्ट फाइंड करना, आई थिंक दैट वाज अ बिगर जर्नी. एक बार वो हो गई, एवरीथिंग स्टार्टेड कमिंग इजी. फिर वो नर्वसनेस नहीं होती थी मुझे. सो इवन व्हेन आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ सुपर 30 एंड आई वेंट ऑन द सेट, व्हेन आई मेट मुकेश भाई, व्हेन आई मेट विकास भाई, Hrithik sir, all of them, I was sure what I was getting on the table because all that internal work had already happened. There was somebody had asked me when we were promoting Super 30 that in presence of Hrithik Roshan आपको intimidated feel नहीं होता था set पे, that you know when you were performing with him. My answer was no, straightforward. And Hrithik sir was sitting right next to me. We were doing the promotions together. Correct. I said, I never felt intimidated by him. Not because he's a nice person. Not because he is a nice person. I'm not saying he's not a nice person. Right. But not because of that. The reason is not only because he was making me comfortable. The reason is because when I saw him on the set, my internal journey had already happened so much पिछले 2 सालों में
that I didn't see him as Hrithik Roshan. I just saw him as another character in the film. तो वो सब समझने में, और ये नहीं होता अगर मुझे इमीडिएटली सुपर 30 ऑफर हुई होती टीवी के बाद, अगर वो जर्नी नहीं होती जी। तो ये चीज़ें समझ में नहीं आती. आई थिंक सो अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंसेस, आई थिंक वी हम लोग अपने एक्सपीरियंस से मोल्ड होते हैं, एंड दिस इज व्हाट मोल्डेड मी इनटू दैट पर्सन. Yeah. So it was a good journey. I mean, It was a good journey. it was a bang on start for the character के जीवन में तो हर कुछ भी अनप्रिडिक्टेबल है सारी चीजें. वो तो चाहे वो बड़े से बड़े सलमान खान हो या फिर और एक्टर्स हो, एक्टर्स की जर्नी तो यही रहती है कि यू हैव टू गो थ्रू माइलस्टोन्स. और पूरी संतुष्टि तो किसी चीज में नहीं मिलती है. मिलती यू है. ऑलवेज कीप वांटिंग मोर. एकदम मतलब वो कहते हैं ना, एक किस्से के दो पहलू हैं सिक्के के. आई मीन दैट इज हाउ इट इज. करेक्ट. बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज आई रियली वांट टू गो थ्रू विद योर जर्नी. सो टीवी के बाद जब आपने 2 साल वेट किया, पेशेंस इतना, और उसके बाद जब सुपर 30 मिली, रिलीज हुई, अप्रिसिएशन मिला, एंड देन उसके बाद जब सारा शांत हुआ, तो उसके बाद सबसे बड़ा बदलाव आपने क्या एक्सपीरियंस किया टीवी और बिग सिनेमा थिंग? If I say in one word, I would say respect. ओके. Respect. That was the वो बाहर का आउटर बदलाव था जी. जो रिस्पेक्ट था, एंड उस चीज़ की वजह से अंदरूनी बदलाव काफ़ी हुआ, बिकॉज अंदरूनी मुझे सेटिस्फैक्शन फील हुआ. आई फेल्ट प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं वो 2 साल सस्टेन कर पाया. आई डिडंट गिव इन. सो आपने टीवी किया, फिर आपने टीवी से ब्रेक लिया, फिर यू वेटेड फॉर 2 years, देन आफ्टर दैट यू गॉट सुपर 30. इतनी सक्सेसफुल फिल्म होने के बाद आपको मेजर बदलाव क्या दिखाई दिए इन तीनों मीडियम्स में, इन दोनों मीडियम्स में? रादर वो ओटीटी के बारे में तो बाद में बात करेंगे. इसमें आपको सबसे बड़े डिफरेंसेस क्या महसूस हुए? मेरे नज़रिए से जो मुझे महसूस हुआ वो था, एक तो फ्रॉम एन एक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू, मीडियम्स में जो डिफरेंस है उसमें नहीं जाऊंगा मैं. Right. वो तो जो है सबको पता है क्या जी. डिफरेंसेस हैं. फ्रॉम एन आर्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू जो मुझे फील हुआ कि जो तैयारी का जो तरीका है, प्रोसेस जो है तैयारी का, वो आर्टिस्ट के लिए अलग हो जाता है, एक्टर के लिए अलग हो जाता है. राइट. पहले से हमको स्क्रिप्ट पता होती है, तो पूरा आर्क पता है कैरेक्टर का, तो हम अपने तैयारी उस तरीके से कर सकते हैं. टीवी में वो नहीं हो पाता है. टीवी में फ़ायदा ये कि स्पॉन्टेनिटी आ जाती है. सो इवन जब हम सुपर 30 भी शूट कर रहे थे, इनफैक्ट वी वर एक दिन आई थिंक हमारा ऑफ था या शूट जल्दी ख़त्म हो गया था, तो शाम को हम लोग एक जिम था जहाँ पे ऋतिक सर रुके हुए थे, वहाँ पे एक गेस्ट हाउस था, उसमें एक जिम था. जिम के बाहर देयर वाज अ एरिया वेयर वी यूज्ड टू सिट शाम को वर्कआउट के बाद. कुछ तो हम डिस्कस कर रहे थे, आई थिंक रिगार्डिंग द सीन और समथिंग. तो मुझे वो पूरा पैराग्राफ याद हो गया था, तो मैंने मतलब ऐसी रीडिंग जैसी चल रही थी, बैठे बैठे चाय कॉफ़ी पी रहे हैं, रीडिंग अगले दिन के लिए रीड कर लेते हैं, सीन रीड कर लेते हैं. सो आई रेड द सीन एंड ऋतिक सर सेड, "You remember the entire thing?" I said, हाँ, I remember पूरा पैराग्राफ. तो he also realized कि हाँ टीवी से ये फ़ायदा हुआ है. He said, "No, because you've done TV for so long, I think this is one of the benefits के सीन है ना, वो डायलॉग याद करने की आदत पड़ जाती है. जी. लेकिन प्रोसेस डिफरेंट है तैयारी करने का. जब पूरा आर्क पता होता है कैरेक्टर का, तो यू नो कि हमको कहाँ पे कैसा प्ले करना है, कहाँ पे वी नीड टू क्रिएट एक लीनियर वे में ना प्ले करें, उसको कैसे ग्राफ कैसे बनाए, उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाए. तो आई थिंक ये बहुत बड़ी एक सीख थी उसमें, जो मुझे वो 2 साल के दौरान भी पता चल गई थी, क्योंकि मैं धीरे धीरे प्रिपेयर कर रहा था, चीज़ें सीख रहा था, लोगों से मिल रहा था. सो दिस वॉज अ मेजर चेंज. सेकेंडली मुझे लगा कि एज एन आर्टिस्ट द सीरियसनेस ऑफ वर्क एंड जो भूख थी मेरी फिल्म्स करने के बाद थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि मैं कंफर्ट जोन से बाहर आ गया. कंफर्ट जोन नहीं था, मुझे पता था कि ये हर महीने जो सैलरी जैसे चेक आता है वो नहीं आएगा जी. अगर मैं मेहनत नहीं करूँगा तो पैसा नहीं आएगा, मेहनत नहीं होगी तो प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा, प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा तो पैसा नहीं आएगा.
तो जो भूख थी वो बढ़ गई, जी, कंफर्ट जोन से बाहर निकल गया। राइट। सो एंड जब मैं उस चीज़ को एंजॉय करने लगा जो अब मैं एंजॉय करता हूँ कि अनप्रिडिक्टेबिलिटी को एंजॉय करो, अनप्रिडिक्टेबल है तो यू स्टार्ट हैविंग फन विद दैट। करेक्ट। अनकंफर्टेबल जोन है, यू स्टार्ट फीलिंग सम सॉर्ट ऑफ रश इनसाइड यू कि यार अब अनकंफर्टेबल लग रहा है, अब कुछ रीइन्वेंट करते हैं, कुछ नया करते हैं। करेक्ट। मे बी मैं कई बार अपने पुराने मेरे आईपैड में मैं अपने सारे सीन्स पुराने फोल्डर्स में डाल के रखता हूँ, तो मैं कई बार अपने पुराने सीन्स निकालता हूँ एंड देन आई सी जब मेरे पास फ्री टाइम है, अगला प्रोजेक्ट अभी लॉक नहीं हुआ है या मैं कोशिश कर रहा हूँ, जद्दोजहद चालू है, उसमें दिमाग में आता है यार लेट्स डू समथिंग न्यू नाउ। मैं पिछले अपने ऑडिशन सीन्स ही निकाल के या जो मैंने प्रोजेक्ट्स किए उनके सीन्स निकाल के उन सीन्स को अलग तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ, लाइक फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑल टुगेदर, एक अलग कैरेक्टर में घुस के उनको परफॉर्म करने की कोशिश की। सो आई थिंक ये जो भूख है टू री इन्वेंट योर सेल्फ, ये फिल्म्स में आने के बाद ज़्यादा हो गई है। बड़ा ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड यार, बीइंग ऑनेस्ट आल्सो, आई मीन दिस इज समथिंग व्हिच आई रियली वांटेड टू नो। दबंग में कैमियो था लेकिन भाई के साथ काम करना वाज अ डील, सो हाउ दबंग 2 हैपेंड? जी, दबंग 2 हैपेंड बिकॉज सलमान भाई वाज शूटिंग इन फिल्म सिटी जी, एंड उस टाइम पे उनकी 2 फिल्में थी, रेडी और बॉडीगार्ड, वो दोनों वहाँ पे आई क्लियरली रिमेंबर वहाँ पे हेलीपैड पे उनका सेट लगा हुआ था बॉडीगार्ड का। एंड one day there was a call that came, I think a call came or somebody came on the set, उनके सेट से, and they said उनका शूट हो रहा है, आपको भाई मिलना चाहेंगे। तो we were excited कि you know मिलना चाहेंगे and you know he's calling और I clearly don't remember how it happened, but there was a call that came कि वहाँ पे सेट पे आप आ सकते हो तो प्लीज़ आइए। सो देयर वाज एन इनवाइट सॉर्ट ऑफ अ थिंग। तो हम लोग तीनों कास्ट में जो थे, मैं, टीना, रश्मि, हम लोग वहाँ पे गए सेट पे एंड वी मेट हिम फॉर द फर्स्ट टाइम। ही वाज एक्सट्रीमली नाइस टू अस। ही सेड मेरी फैमिली आपका शो देखती है और मेरी सिस्टर हैं, शी लव्स योर शो, और वो बोलती हैं कि मतलब ही वाज टेलिंग बोथ द गर्ल्स कि तुम यार इसको वीर को क्यों परेशान करती हो, तुम मान क्यों नहीं जाती हो। मेरी बहन बोलती है कि उनको बोलो कि मतलब why don't you call the creatives and the producer and tell them कि स्टोरी में ऐसा कर दो, उसको परेशान क्यों कर रहे हो। So he was very sweet, so we had a very nice conversation and he liked me also and he liked Rashmi and Tina also, तो हम regularly मिलने लग गए and he really somehow liked my vibe and एक बार ऐसा हुआ कि वो रेडी का गाना शूट कर रहे थे तो हम वहाँ पे भी सेट पे उनके पहुँच गए। वंस माई पेरेंट्स वर इन टाउन, तो मॉम डैड को भी मैंने एक्साइटेड होकर बोला था दैट आई मेट सलमान भाई। सो दे सेड कि अब हम बॉम्बे आए तो हमको मिलवा दे। सो आई कॉल्ड अप हिज टीम, आई रिक्वेस्टेड देम के, एंड दैट टाइम ऑल्सो ही वाज शूटिंग इन फिल्म सिटी। सो हिज टीम सेड एंड सलमान भाई सेड कि हाँ गेट योर पेरेंट्स। तो मॉम डैड को लेके गया, ही क्लिक्ड अ पिक्चर विद मॉम डैड ऑल्सो। इट बिकेम लाइक यू नो वो जो डर था कि मिलना है, कैसे मिलना है, that was not there anymore. It was like you call his team and he would say हाँ बुला लो, lunch time पे बुला लो। So many times है ना, it happened कि उनकी वो vanity के बाहर उनकी टेबल लगी हुई है, canopy लगा हुआ है, and he would sit outside and eat and he would say आजा आजा बैठ, घर से खाना आया है, बिरयानी आई है। So one day just got a call from the production and they said कि उनका गाना शूट हो रहा है and he wants you and Rashmi to be a part of that song because that time that was the couple in Uttran. Correct. So we said, yeah, sure, we would come. And obviously there was no chance of discussion for money and anything because he had called personally. So we just went there and shot. And after 3 days of shoot, it was a small part in that song with him. 3 दिन का हमने शूट किया। 3 दिन बाद जब हमने शूट खत्म हो गया, पैकअप हो गया, हमने कहा कि थैंक यू सलमान भाई एंड इट वाज अ प्लेजर वर्किंग विद यू। ही सेड रुको थोड़ी देर बैठो। एंड ही वेंट, फिनिश्ड हिज शॉट, वेंट इन हिज वैन। फिर वैन में से एक कोई बंदा आया बाहर, उन्होंने कहा भाई बुला रहे अंदर। अंदर वैन में गए तो ही हैड कॉल्ड फॉर 2 watches। वाओ। एंड दैट वाज हिज वे ऑफ शोइंग ग्रैटिट्यूड दैट मेरे कहने पे तुम लोग आए शूट करने। राइट। सो या, सो इट वाज ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। सो इसीलिए यार जो भी उस पेडेस्टल पे पहुंच जाते हैं ना, चाहे वो ऋतिक हो, बिकॉज आई हैव आल्सो बीन मीटिंग लॉट ऑफ पीपल, सो बहुत सहज हो जाते हैं। जी। मतलब इसीलिए वो वहाँ पे हैं।
Correct, correct. And I think that's the right way to also do Yeah. it. That agar give and take hota hai, then people appreciate it. Yeah. So 2020 स्क्रीन अवार्ड में मोस्ट प्रॉमिसिंग डेब्यू के लिए आप नॉमिनेट भी हुए थे. जी. क्या महत्व रखता है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे नॉमिनेट होना, वो भी फिल्म के लिए? I think it was it's very important. एक validation होता है कि आपने काम अच्छा किया है. राइट. lot of people also said कि नंदिश तूने काम अच्छा किया. And then when these kind of things happen, it just gives मतलब confidence better हो जाता है. Right, You right. feel कि अच्छा वो जो डाउट होता है कि मैंने 2 साल ब्रेक लिया, ये फिल्म की सही डिसीजन था कि नहीं था, एक कहीं ना कहीं वो वैलिडेट हो जाता है कि यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. राइट. ऋतिक रोशन के साथ काम करने का अनुभव क्या था और क्या सीखा आपने उनसे? अनुभव तो बहुत ही अच्छा था. आई हैव बिन हिज फैन आई थिंक उनकी पहली फिल्म से. स्पेशली उनकी डांसिंग का आई हैव बिन हिज ह्यूज फैन ऑफ हिज डांसिंग. एंड मेरी फिल्म जब उनके साथ मुझे पता चला कि हो रही है, जब कास्टिंग हो रही थी, ऑडिशन किया, एंड देन मुझे मौका मिला जिनको मैं प्ले कर रहा था, प्रणव कुमार. तो मुकेश छाबड़ा ने बोला कि आपको प्रणव जी से मिलना पड़ेगा, बिकॉज अपेरेंटली उस रोल के लिए किसी और को पहले फाइनल किया था प्रणव कुमार प्ले करने के लिए, एंड ड्यू टू सम रीजंस इट डिडंट वर्क आउट. फिर बीच में कुछ ऐसी न्यूज़ आई कि दे वर लुकिंग फॉर A-listers फ्रॉम बॉलीवुड टू प्ले ऋतिक रोशन्स यंगर ब्रदर. ओके. एंड देन फिर मुझे लगा कि मैंने ऑडिशन किया है तो कहाँ ही होगा, मतलब दे लुकिंग फॉर सम A-listers. So and then finally I got a call from Mukesh's office. तो मुकेश भाई said कि नंदिश you've been shortlisted, ओवर एक्साइटेड मत हो, शॉर्टलिस्टेड है, बट कम एंड मीट. तो मैं मिलने गया. ही सेड कि हम एक और राउंड करेंगे ऑडिशन का, लाइक मे बी अ डिफरेंट सीन और समथिंग. और ही ब्रीफ्ड मी के ऐसे ऐसे दिस इज़ द कैरेक्टर, और तो इस तरीके से ये दिमाग में रख के इस सीन को करना. आई डिड इट. और प्लस आई फेल्ट मुझे जो हल्का सा एज मिला, दैट वाज बिकॉज मैं धौलपुर से हूँ, छोटी जगह है. मेंटालिटी कैसी होती है, सोचते कैसे हैं, खड़े रहने का ढंग कैसा होता है, लहजा कैसा होता है, राइट, बात करने का रिदम कैसा होता है छोटी जगहों पे. करेक्ट. तो वो आई थिंक हेल्प्ड इन सम वे. ऑल्दो मैं बिहार कभी गया नहीं था, लेकिन गांव है, धौलपुर भी एक गांव जैसा है, और इनके कैरेक्टर्स भी वैसे थे. तो मैंने वो किया. उसके बाद थोड़े दिन बाद वापस से कॉल आया कि नंदिश यू बीन फाइनलाइज्ड, बट यू हैव टू मीट द पर्सन दैट यू प्लेइंग, प्रणव कुमार. फाइनल डिसीजन उसके बाद होगा. सो ही टुक मी अलॉन्ग विद हिम टू मीट हिम. प्रणव कुमार जी से मिले हम लोग, एंड प्रणव जी रियली लाइक्ड मी, एंड दैट्स हाउ थिंग्स हैपेंड. बिकॉज प्रणव जी ऑल्सो, एंड ही ऑल्सो सेड कि मेरी फैमिली आपका उतरन बहुत देखती थी. अच्छा. मेरी जो पत्नी है वो आपका शो बहुत देखती थी, उनको आपका कैरेक्टर बहुत पसंद था. एंड देन वी हैड गॉट इनटू अ लॉन्ग कॉन्वर्सेशन, एंड आई आस्क्ड हिम कि आपकी लाइफ कैसी रही, क्या रहा. राइट. तो वी क्लिक्ड, एंड कास्टिंग लेवल पे मुकेश भाई की तरफ से हो चुका था. एंड देन ऋतिक रोशन. Then came Vikas Bahl, meeting with Vikas Bahl, with Hrithik Roshan, and yeah, it was a beautiful journey after that. I think the prep was brilliant. मैं वायलिन प्ले करना था मुझे, तो वायलिन वर्कशॉप्स मेरी शुरू हो गई. बिहारी डायलेक्ट की क्लासेस शुरू हो गई. एंड ऑफिस में जू वाला जो हम लोग अभी बात कर रहे थे, वहाँ पे ऑफिस में वंस ऋतिक सर केम, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई मेट हिम. So we sat and had a conversation, not about the script and all, but In general. In general, to know each other, Yeah. whether we connect and vibe or not. Right. So we really connected well, and he was like, "यार, I loved meeting you. मतलब आजा तू, मतलब मजा आएगा." So we connected really well, and that's how the journey started. अमेजिंग यार. देन मूविंग फॉरवर्ड, फैमिली ऑफ ठाकुरगंज करके एक फिल्म आई जी. जिसमें सौरभ शुक्ला इज जी, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर, एंड जिमी शेरगिल के साथ जिमी आपने थे, काम किया. यशपाल जी थे, जी. मनोज पाबा जी थे, मुकेश जी थे, पवन मल्होत्रा जी थे. Like brilliant cast. Brilliant So, cast. you know, these are all dream names, and actors. Correct. You know, मैं अभी पवन जी को मिला गणपति के टाइम पे, जी. आफ्टर आई थिंक 4-5 years. तो हम लोग उसी की बात कर रहे थे. हाँ. Such a beautiful cast, but
it didn't work. या बट इट Yeah, हैपेंस, इट हैपेंस, yeah. बट तो वही है ना, अपने आप में सब मास्टर क्लास हैं. Correct. कभी कभार जंगल में 100 शेर भी इकट्ठे हो जाए ना तो भी मामला बिगड़ वो जाता मैजिक नहीं होता. है. मैजिक नहीं होता. सो टीवी और फिल्मों में आई मीन शूटिंग का एनवायरनमेंट का तो हिस्से के बारे में हम बात कर ही चुके हैं. देन मूविंग फॉरवर्ड आगे और कौन कौन सी चीज़ें उसके बाद हुई आपकी लाइफ में, बिकॉज देन तो OTT हैपेंड, देन तो उसके बाद OTT प्लेटफॉर्म पे अब तो आप बहुत एक्टिवली दिखाई Now देते I'm हैं. mostly doing OTT. But OTT is, I mean, if you ask me, that the OTT is a bit elaborated version of cinema only. Kind of. I think a little differently. I Yeah. think फिल्म में हम स्टोरी से कनेक्ट होते हैं कि प्लॉट क्या था, स्टोरी क्या थी, और OTT में हम कैरेक्टर्स से कनेक्ट होते हैं. मुझे ऐसा लगता है क्योंकि जब भी हम बात भी करते हैं तो हम किसी फिल्म की बात करते हैं तो या तो हम उस फिल्म के स्टार की बात करते हैं Right. या हम स्टोरी की बात करते हैं. अगर हम फॉर एग्जांपल हम थप्पड़ की बात करें तो थप्पड़ मूवी में क्या हुआ था, हाँ वो लड़की ने उसको थप्पड़ मार दिया था, वो उसने डिवोर्स मांगा, ऐसा ऐसा हुआ. तो या तो हम स्टोरी की बात करते हैं या फिर हम बोलते हैं हाँ ये वो वाली फिल्म है जिसमें सलमान खान था, हाँ वो एक था टाइगर जिसमें वो बाहर जाता है, वहाँ पे ऐसा ऐसा होता है. बट इन सीरीज इज आई थिंक फिल्म्स और टीवी के बीच का, जहाँ पे हम जैसे टीवी में हम कैरेक्टर्स से अटैच हो जाते हैं, हमको स्टोरी क्या चल रही है क्या नहीं चल रहा है, हम एपिसोड टू एपिसोड कैरेक्टर्स के साथ अटैच हो जाते हैं. OTT आई थिंक इन दोनों के बीच का मामला है, जहाँ पे आपका जो शूट वाइज फिल्म की तरह शूट हो रहा है, कैरेक्टर आर्क पता है, स्टोरी आर्क पता है, सब कुछ पता है, लेकिन ऑडियंसेस कैरेक्टर्स के साथ अटैच हो जाती हैं. उनको कैरेक्टर्स के नाम पता होता है. जैसे जितनी भी पॉपुलर वेब शोज़ हैं, फॉर एग्जांपल आर्या है, जुबली है, या ग्रहण है, या अनदेखी और स्पेशल ऑप्स, व्हाट वाज दैट सीरीज नेम, जयदीप अलावा द मोस्ट पॉपुलर वन, अमेज़न पे, पाताल लोक. तो लोगों को है ना कैरेक्टर्स के नाम याद हो जाते हैं बिकॉज वो उनकी जर्नी से जुड़ जाते हैं. राइट. सो आई थिंक मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि ये डिफरेंस है. राइट. मुझे बस पर्सनली मेरे को एक चीज़ लगती है कि वहाँ सेंसर बोर्ड नहीं है, बाकी सब अलाउड है वहाँ पे. मतलब दैट इज समथिंग अननेसेसरली है समटाइम्स, आई एम वेरी अपफ्रंट टू से दैट कि वहाँ पे ना मतलब अननेसेसरली है. मतलब कुछ लोग उसका अच्छा यूज कर रहे हैं, कुछ लोग मिसयूज कर रहे हैं कि सेंसर बोर्ड नहीं है तो. बट सी ऑल्सो द थिंग इज सेंसर बोर्ड नहीं है, या अगर सेंसर बोर्ड होगा भी तो सेंसर बोर्ड का काम ये नहीं है ना कि आप ये शूट नहीं कर सकते. वो तो कैटेगराइज करते हैं कि वो A रेटिंग देंगे या U देंगे. They will only categorize, right? Correct me if I'm wrong. They can't say आप ये शूट नहीं कर सकते, आप फिल्म में भी शूट करो. लेकिन अगर आपकी फिल्म में रिलीजियस कंटेंट है या खून खराबा है या गोरी है या फिजिकल इंटीमेसी आप दिखा रहे हैं तो दे विल रेट इट अकॉर्डिंगली. ऑडियंस तो हर चीज़ की है. that is what as an audience I feel sometimes, and as a filmmaker also I think कि कहीं ना कहीं वो बैलेंस आउट करना ना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. बट द पॉइंट इज हाउ डू वी बैलेंस इट वही चलो टेक्नोलॉजी वाइज कैसे उसको करेंगे. दैट इज क्रिएटिव लिबर्टी. क्रिएटिव लिबर्टी ले ली आपने, जो सोसाइटी में हो रहा है उसको दर्शा दिया फिल्म में, और वो होता है सोसाइटी में, ऐसा नहीं है नहीं हो रहा है, हर चीज़ हो रही है सोसाइटी में, आपने उसको दिखा दिया. लेकिन अब वो किसको देखना है और किसको नहीं देखना है, किस तक पहुंचे किस तक नहीं पहुंचे, वो कैसे डिसाइड करेंगे. सही बात है. अभी तो मतलब वही वाली बात है कि मतलब अब अगर OTT में बहुत सारे ऐसे भी OTT प्लेटफॉर्म हैं जो वही दिखा रहे हैं, उसी तरीके की चीजें हैं. करेक्ट. वो भी चल रहा है. करेक्ट. सो बेसिकली अगर ऑन अ लार्जर स्केल देखा जाए तो जैसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म उसमें किड्स का भी ऑप्शन देते हैं कि माँ बाप कैन लॉक दैट ऑप्शन कि भाई ये देख सकते हैं कि ये नहीं देख सकते. राइट. जैसे YouTube पे है, YouTube पे YouTube Kids है, आपको इन्फेंट्स को दिखाना है या YouTube Kids ऑन कर दो, उनको दे कांट गो देयर. सो दिस कैन बी डन कि आपको वो ऑप्शन होना चाहिए टू लॉक सर्टेन काइंड ऑफ कंटेंट. खैर दिस डिस्कशन विल बी दिस थिंग, बट जुबली इज अ वेरी आर्टिस्टिक काइंड ऑफ वेब सीरीज जो फिल्म इंडस्ट्री के बारे में बात करती है आज से 50-60 साल पहले. और सो
उसके लिए कुछ अलग से प्रिपरेशन करना पड़ा, और हिस्टोरिकली यू हैव सीन लॉट ऑफ कंटेंट लाइक दैट, और डायरेक्टर विजन था कि इस तरीके से करना है? मैंने कभी इतनी फिल्में पुरानी इतनी नहीं देखी थी जी। मेरे जो दादा दादी थे वो ऑफ कोर्स देखते थे घर पे। उनसे बहुत सारी कहानियाँ सुनी थी मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से, कि क्योंकि वो रहते भी पहले इधर मलावली के पास रहते थे, तो उनके मुंबई में बहुत सारे फ्रेंड्स थे, उनके सिंगर फ्रेंड्स थे, पूना में काफ़ी सारे आर्टिस्ट थे जो उनके फ्रेंड्स थे, तो उनसे कहानियाँ सुनते रहते थे। बट मैं कभी भी, मेरा वो इंक्लिनेशन नहीं था कि मैं बहुत सारी पुरानी फिल्में देखूं। जो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ देखी, तो देवानंद साहब की काफ़ी फिल्में देखी थी, तो मुझे पता था। दिलीप साहब की काफ़ी फिल्में देखी थी मैंने, देन बलराज साहनी की काफ़ी फिल्में देखी थी, तो आई न्यू दीज नेम्स। एंड मोहम्मद रफ़ी हैं, उनके गाने घर पे चलते थे, गुरुदत्त साहब हैं, तो इन सब की फिल्में, इनका जिक्र होता रहता था घर पे, गाने सुनते रहते थे। बट जब ये फिल्म आई तो स्पेसिफिकली मैंने काफ़ी सारी फिल्में देखी। एक जो इंस्ट्रक्शन था बड़ा क्लियर था फ्रॉम द मेकर्स, स्पेशली फ्रॉम विक्रम सर, दैट इमिटेट नहीं करेंगे किसी को। राइट। मतलब आप ये फिल्में देख लो, हम सजेस्ट भी कर देंगे, कुछ कुछ कैरेक्टर्स को देख लो, कुछ फिल्में देख लो। जो हमारे एक्टिंग कोच थे जोगी जी और अतुल सबरवाल, जो जिन्होंने स्क्रिप्ट लिखी, वो भी हमारी वर्कशॉप्स में होते थे। एवरीबडी वाज इन सिंक के इमिटेट नहीं करना किसी को। यू वॉच दीज फिल्म्स टू अंडरस्टैंड द पेस, कि उस जमाने में लोगों का चलने का पेस कैसा था, बोलने का पेस कैसा था, रिदम कैसा था। राइट। अब का रिदम और उस जमाने के रिदम में बहुत फर्क है। बहुत फर्क है। कट्स कैसे होते थे, शॉट्स कैसे होते थे, शॉट की लेंथ कितनी होती है। तो यू नो, अब हम एवरीथिंग वी ट्राई एंड डू क्विकली बिकॉज हमको मैक्सिमम फिट करना है। उस टाइम की फिल्में होती भी 3.5 घंटे की थी, तो सीन है ना, इतनी जल्दी जल्दी कट नहीं होते थे, सीन का ड्यूरेशन लंबा होता था, रॉ पे शूट होती थी। करेक्ट। मतलब डिजिटल नहीं है कि कट कर दो ये हाँ, तो यू नो, तो परफॉर्म करने का बहुत स्कोप होता था। राइट। अब ऐसा हो गया कि अगर परफॉर्मर 20 की जगह 19 भी है, तो वो टेक्नोलॉजी से निकाल लेंगे, चला लेंगे, छोटे कट्स ले लेंगे, या वो कट करके यू नो वो निकाल देंगे। मोनोलॉग बोलने में जान निकल जाती है। हाँ तो वो सब समझने के लिए काफ़ी सारी पुरानी फिल्में देखी उस दौर की जी। एंड देन वर्कशॉप्स थी। विक्रम मोटवानी, अतुल सबरवाल, जोगी जी, वी यूज्ड टू कॉन्स्टेंटली मीट। हमारी डायलेक्ट कोचिंग अलग से हो रही थी, तो वॉइस मॉड्यूलेशन, डायलेक्ट कोचिंग वो चल रही है, उर्दू की क्लासेस चल रही हैं। सो ऑल दिस वाज पुट टुगेदर, और बाकी का जो भी था वो इम्प्रोवाइजेशन सेट के ऊपर। एज अ वेरी फिल्म लिविड गाय, मतलब मुझे पिछले कुछ दिनों में कुछ 2 या 3 वेब सीरीज़ हैं पिछले 4 या 5 साल में, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया और मुझे बहुत रेलेवेंट लगा। जैसे मैंने अभी आपसे बात की कि खून खराबा, ये वो रेलेवेंट होना चाहिए। सो उसमें से एक वेब सीरीज़ जो मेरी फेवरेट है, दैट इज़ अनदेखी। एंड इवन अनदेखी के जो राइटर भी थे, वो भी मेरे अच्छे दोस्त हैं और उनसे भी बातचीत होती रहती है। और पीछे हर्ष शाया जी के साथ भी मेरी बात हुई, बिकॉज ही वॉज ब्रिलियंट फर्स्ट वन, एंड यू नो फर्स्ट टाइम व्हेन आई सॉ हिम, एंड कि मोटे खाड़ो तुम गोली मारते। सो वो जो थी, क्योंकि स्क्रीन प्ले में कैरेक्टर यार, मतलब अनदेखी के जो कैरेक्टर्स थे वो सब अपने कैरेक्टर्स में थे। करेक्ट। एक लड़की है जिसको पैसा ही चाहिए, वो शुरू से लेके एंड तक वो सब कर रही है जिससे उसे पैसे मिल जाए। राइट। सो और हर शायद जी का कैरेक्टर था कि भाई मतलब कुछ नहीं पता, किसी की आदमी कुछ नहीं है, हाँ। मार दो सुबह भूल गया। उन्होंने अपनी मेरे पॉडकास्ट में भी उन्होंने बताया इंटरव्यू के अंदर। सो जब इस तरीके की एक वेब सीरीज बनती है जिसका काफी नाम हो चुका है और काफी कल्ट हो चुकी है, तो कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है एज एन एक्टर उसके सीक्वल में काम करना। और अनदेखी के सीक्वल में देन यू वर्कड in the same setup. So how was your experience with that? I think responsibility wise, responsibility ये थी कि सबने अपना अपना सुर पकड़ा हुआ था। जैसे आपने बोले, सबने अपना अपना कैरेक्टर पकड़ा हुआ था। अब उसमें आपको अपनी जगह बनानी है। जब शुरू से किसी प्रोजेक्ट में काम करते हैं तो सब अपना अपना एक सुर बना रहे होते हैं, कैरेक्टर का कैरेक्टर आर्क बना रहे होते हैं। तो आजू बाजू वाले जो होते हैं वो थोड़ा शिफ्ट हो जाते हैं कि नहीं, नंदिश ऐसा कर रहा है, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं ऐसा कर लेता हूँ। यहाँ पे वो स्कोप नहीं था। Right. सबका एक लाइन
बना हुआ था, कैरेक्टर बना हुआ था, सबने अपना अपना सुर पकड़ा हुआ था. अब उसके अंदर टू क्रिएट अ नीश फॉर दिस कैरेक्टर वाज चैलेंजिंग. वो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट था उसमें, जो आशीष शुक्ला ने मुझे out and out help किया, because he was the one who was behind the camera, director of the show. He knew every character. He had, you know, सबके साथ time spent किया था, सबके साथ shoot किया था पहला season. So he was constantly sitting with me every single day, discussing कि नंदिश तू ऐसा करेगा ना तो different नहीं लगेगा, फिर तू इस character से different नहीं लगेगा. अगर तूने ऐसा किया तो ये कैरेक्टर तेरे से इंटिमिडेट नहीं होगा. यू हैव टू मेक श्योर कि तू अलग भी करे, वनरेबल भी दिखे, लेकिन ये जितने भी गुंडे हैं अनदेखी 1 के, क्योंकि इसमें कोई पॉजिटिव कैरेक्टर तो है नहीं, एवरीबडी इज अ गुंडा, सब सेल्फिश हैं, सब अपने अपनी दुम सीधी करने में लगे हुए हैं. तो इन सबको इंटिमिडेट करना है तुझे, ये सब तेरे से डरे. ये पूरी फैमिली जो पूरे मनाली को डरा के रखती है वो इस बंदे के आने से डरे. लेकिन ये बंदा भी ऐसा नहीं है कि लाइक ए कैरिकेचरिश कैरेक्टर के वो आके एंड दिखाएगा डराएगा. ही इज वेरी कूल. वो पर्सोनिफाइड, उसकी कूलनेस से डरने चाहिए, उसके स्वभाव से डरने चाहिए, उसके जो पर्सनालिटी में जो फ्लैम्बॉयंसी है उससे डरने चाहिए कि इसको फर्क ही नहीं पड़ता ये इतना, मतलब वो उनको इस चीज से डर लगे कि ये इतना कूल कैसे है, इसको हमसे डर क्यों नहीं लग रहा. राइट. उस चीज से उनको डर लगना चाहिए. राइट. सो अ लॉट ऑफ दीज इनपुट्स केम फ्रॉम हिम एंड देन वी सैट टुगेदर कि हमको ये डायलॉग कैसे करें, ये सीन कैसे करें, एंड जस्ट वर्कड. इट वर्कड ब्यूटीफुली. सो कन्वेंशनल थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, बट कन्वेंशनली हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो फिल्मों के बारे में खास करके मैं बोल रहा हूँ कि हाइट अच्छी है, गुड लुकिंग हो, आवाज़ अच्छी है, हिंदी अच्छी बोल लेते हो, थैंक यू, सारी चीज़ें अच्छी हैं, एक्टर भी अच्छे हो, काम भी अच्छा कर रहे हो, शुक्रिया सर. बट उसके बाद व्हाट डू यू सी कि यही अगर आप किसी यहाँ पे किसी एक्टर या किसी डायरेक्टर या किसी उस फैमिली से होते तो एक अलग मुकाम में होते, क्योंकि कन्वेंशनली वहाँ पे भी यही चल रहा है. वो चीज़ें देखी जाती हैं कि उनको फिर बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस लॉन्च करते हैं. सो व्हाट डू यू सी अबाउट, व्हाट डू यू थिंक अबाउट अ वर्ल्ड कॉल्ड नेपोटिज्म? जी, मैंने इस बारे में बहुत सुना, सोचा, बात की लोगों से. स्पेशली दिस वर्ड केम फ्रॉम कॉफ़ी विद करण. एवरीबडी नोज कि वो कहाँ से जनरेट हुआ. स्नूटी. So initially when I thought about it and spoke about it, मुझे लगता था कि नहीं, नेपोटिज्म गलत है कि ऐसा क्यों होता है, क्यों चांस मिलना चाहिए सबको. यू नो दैट रिबेलियस साइड ऑफ यू इंस्टिंक्टिवली कम्स आउट कि हाँ ये तो सही बात है, सबको अधिकार मिले. फिर बाद में मुझे किसी ने बोला, मतलब बातें होती हैं दोस्तों यारों में, देन आई रियलाइज्ड कि भाई मेरा दोस्त एक फार्मास्यूटिकल कंपनी चला रहा है. राइट. वो अगर मेरा छोटा भाई है या मेरा कल को मेरा बच्चा होता है, वो उसको देगा क्या काम? राइट. नहीं देगा. वो उसको जॉब पे रख लेगा लेकिन पार्टनरशिप नहीं देगा. राइट. वो अपने बेटे को देगा. राइट. अगर मेरे डैड का बिजनेस है, वो मेरे किसी कज़न को उठा के या मेरे बेस्ट फ्रेंड को उठा के अपना बिजनेस दे देंगे? नहीं देंगे. वो मुझे देंगे, चाहे मुझे उनके बिजनेस के बारे में कुछ भी ना पता हो, लेकिन वो मुझे फेल होने के बाद भी सिखाते रहेंगे जी, क्योंकि उनकी लेगेसी वो चाहेंगे मुझे जाए जी. So I don't think there is anything wrong in that. If you're wanting your legacy to go to somebody who's from your family, there's nothing wrong in that. जी. What I only feel is that somebody who is deserving or somebody who's a good artist, जो अच्छा परफॉर्मर है, आप उससे छीन के किसी को मत दो जी. आप अपने लिए क्रिएट करो, नो प्रॉब्लम जी. सो अगर इफ आई एम अ प्रोड्यूसर एंड इफ आई एम फ्रॉम अ फिल्म फ्रेटर्निटी, फिल्मी फैमिली, और मेरे आगे बच्चे हैं, मेरे पोते हैं, मेरे बेटे हैं, मुझे उनको फिल्म बनानी है, तो मेरे लिए ईजी है उनके लिए फिल्म बनाना, उनको अपॉर्चुनिटी देना. लेकिन अगर आप बाहर से आए हैं और आपने कोई फिल्म
अपने बलबूते पे अपनी एक्टिंग के ज़रिए ऑडिशन के ज़रिए आपने कुछ अच्छा रोल लैंड किया है, ये कैसे कर सकता है? इसको निकालो, इसको डालो, वो गलत है। दैट इज रॉन्ग, दैट्स रॉन्ग। मैं But to give your legacy to somebody who's from your family, there's nothing wrong in that. बट हार्श वर्ड, आई ऑल्सो बिलीव द सेम, क्योंकि अगर मान लो इतने साल तपस्या की है और अगर कल को मेरा बेटा कुछ करना चाह रहा है तो मैं उसके लिए 100% करूँगा। बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल करूँगा। Yeah. और ये फैक्ट है कि इंडस्ट्री में जितने भी बड़े दिग्गज क्यों ना हो, अगर उनके बच्चों में टैलेंट नहीं था तो वो नहीं चले। correct As simple as that. correct and we have plenty of examples. Absolutely. I mean, we don't yeah, need to give yeah. them, but we know कि examples हैं बड़े मतलब इतने बड़े लोग हैं जिनके बेटे नहीं चले। correct बट क्यों नहीं चले? बेटे बेटियां एवरी कोई भी, बिकॉज वहाँ पे बस एक ही चीज़ है कि जो मुझे खलती है, जो मैं नहीं करना चाहता हूँ किसी के भी साथ, डिजर्विंग जो आपने बोला कि हार्श वर्ड्स में अगर बोलूँ तो गधों को घोड़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो रहते खच्चरी हैं। घोड़ा पैदा होता है एंड यू जस्ट नीड जॉकीज टू सपोर्ट देम। भागेगा तो जरूर, correct अगर you जो need डिजर्विंग है, you need perseverance. Yeah. वो एक दिन भागेगा जी भागेगा, उसमें 100% yeah, भागेगा, उसमें क्योंकि वो बॉर्न घोड़ा है। correct आप उसको अभी वो फील्ड में है, लेकिन जिस दिन वो भागेगा उस दिन वो भागेगा। correct So, that is the beauty, and that is what I wanted to know from your side. and because I don't think there's anything wrong in this Yes. word called nepotism. Yeah, It is absolutely fair everything is fine. and everybody does it and it's है। been and it why not? Yeah, अगर किसी ने अपने लिए कुछ बनाया है तो वो अपनी संतान के लिए कर रहा है, तो उसमें बुराई क्या है? बिल्कुल, धर्म जी के अंदर कैपेसिटी थी कि अपने दोनों बेटों को लॉन्च कर सकें, और दोनों बेटे हिट हैं क्योंकि उनके अंदर वो बात है। Yeah. और अगर है तो है, अभी उसमें क्या कर सकते हैं। बट एंड वी ऑल्सो फील कि बहुत अच्छा किया कि उन्होंने सनी देओल और बॉबी देओल इंडस्ट्री को दिए। Correct. नहीं दिए होते तो Absolutely. दिस इज व्हाट इट इज। आपके हिसाब से आज की जो पीआर का जो पूरा ये जो चल रहा है, सोशल मीडिया पीआर, दूसरी बात मैं सबसे पूछता हूँ आपकी एज के एक्टर्स से जो भी टीवी करके आए हैं और इतना फिल्म कर लिया और सारी चीज़ें कर ली, कि एयरपोर्ट से जा कर रहे होते हैं ये सारे के सारे जो एयरपोर्ट पे स्पॉट होते हैं, किधर जा रहे होते हैं? यार ये तो मुझे सबका तो नहीं पता, लेकिन जिनको मैं जानता हूँ वो तो काम पे जा रहे होते हैं, या फिर ऐसा होगा कि जो काम पे जा रहे होते हैं मैं उन्हीं को जानता हूँ। तो मेरा एक दोस्त एक्टर है, वो उसने इंटरव्यू में बताया कि वो कहीं नहीं जा रहे होते, वो एयरपोर्ट आते हैं, फोटोज खींचती हैं और अपनी गाड़ी में बैठ के वापस आ जाते हैं। ये मैंने भी देखा है, मैं एक बार मैंने देखा था कि मैं एयरपोर्ट पे किसी को ड्रॉप करने गया था जी, और वहाँ पे एक मोहतरमा उतरी, उन्होंने फोटोज खिंचाई, वो गाड़ी में वापस बैठी और चली गई। तो मैंने कहा ये अच्छा है। दिस इज गुड, दिस इज टैप्स क्या बोलते हैं, यही बोलते हैं ना, टैप्स। सो आपको क्या लगता है कि पब्लिक इमेज, चाहे आप सफल हैं चाहे आप सफल होने वाले हैं, पब्लिक इमेज कितना इम्पोर्टेंट है एक एक्टर के लिए? आई थिंक दोनों तरफ से है, इम्पोर्टेंट पब्लिक इमेज है भी एंड रियलिस्टिक रहना भी ज़रूरी है। राइट। व्हाट आई थिंक वेरी स्ट्रांगली इज़ कि बिकॉज ऑफ ओवर एक्सपोजर वो एक्सक्लूसिविटी ख़त्म हो जाती है। राइट। ओवर एक्सपोजर और है, सोशल मीडिया की वजह से ओवर एक्सपोजर है, बट ये इंडिविजुअल चॉइस से आपको कहाँ लाइन ड्रॉ करनी है। अब मेरे लिए वो एक लाइन है कि मैं अपने घर के अंदर इंटरव्यूज़ नहीं करूँगा, या मैं अपने घर के अंदर के विजुअल ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा कि मेरे घर में क्या है, क्योंकि दैट इज़ माई आई हैव ड्रॉन दैट लाइन कि मुझे वो अपनी प्राइवेट लाइफ रखनी है। राइट। लेकिन मुझे इस बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं कहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं अपने स्टोरीज पे डाल देता हूँ, मैं अपने पोस्ट में डाल देता हूँ मैं कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ। बट मेरे लिए अब वो लाइन है कि मैं ये नहीं बताऊँगा कि भाई मैं कौन से मैं फर्स्ट क्लास में ट्रैवल कर रहा हूँ या बिजनेस क्लास में ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं वो शो नहीं करूँगा, बिकॉज उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। हो सकता है किसी को फ़ायदा होता हो तो वो डालते हैं कि भाई हम फर्स्ट क्लास ट्रैवल कर रहे हैं, बिजनेस क्लास ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये बहुत इंडिविजुअलिस्टिक जर्नी है एंड चॉइसेस हैं रादर जर्नी, कि हमको क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है। और अपने लिए अगर हम एक लाइन ड्रॉ करके रखेंगे तो द वर्ड फोमो, वो फोमो फील नहीं होता है। तो मुझे फोमो फील नहीं होता है कि भाई वो ये डाल रहा है, बिकॉज आई नो कि मैंने अपने लिए ये लाइन ड्रॉ की हुई है।
आने वाले टाइम में कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ बताने के लिए है? नहीं तो अगर पाइपलाइन में है तो फिर थोड़ा रुक जाते नहीं, 2 शूट किए हैं. वन इज कॉल्ड जिद्दी गर्ल्स, वो तो अमेजोन ने अपने लाइनअप में अनाउंस भी किया था. जी. जिद्दी गर्ल्स, इट्स अ स्टोरी अबाउट दिस यूनिवर्सिटी जिसके अंदर इट्स अ गर्ल्स कॉलेज. So I'm playing a professor in that. Beautiful cast. A lot of young students who were a part of this project. It's a web show for Amazon. वो अभी रिलीज़ होगा. डेट अभी उसकी अनाउंस हुई नहीं है. और एक अभी फिल्म फ़िलहाल शूट की है विच वॉज डायरेक्टेड बाय नवजोत गुलाटी. तो दैट्स ऑल्सो अ फिल्म विच वी वर वर्किंग ऑन. अभी हम लंदन में शूट करके आए हैं. सो दैट्स ऑल्सो गॉट अ गुड कास्ट. वानी कपूर हैं उसमें, परेश जी हैं, परेश रावल जी, अपार शक्ति हैं. Not bad. Yeah, Nice. so that's a good film that we've shot. But again, we don't know the release date as of now. तो ये 2 प्रोजेक्ट हैं जो अभी रिलीज पे हैं. बाकी आगे के जो हैं वो अभी. सो बडिंग रखने फिल्म मेकर्स के लिए जो आपको पसंद करते हैं और जो आपको आने वाले टाइम में कास्ट करना चाहते हैं, किस तरीके के जॉनरा आप एक्सप्लोर करना चाहेंगे फ्यूचर में? विनीत जी, एक्सप्लोर तो अभी शुरुआत हुई है, तो आई वुड वांट टू एक्सप्लोर एवरीथिंग. बट समथिंग विच आई रियली वांट टू डू इज़ आर्म फोर्सेस पे बेस्ड कुछ. क्योंकि मैंने पढ़ाई की है एंड यू नो आई ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ गोइंग इनटू द आर्म फोर्सेस. तो मुझे लगता है कि मैं आर्म फोर्सेस से रिलेटेड अगर कुछ भी कर पाऊँगा तो दैट इज़ समथिंग विच इज़ बिन देयर. मेरे जहन में काफ़ी टाइम से है कि मुझे एक अच्छा रोल आर्म फोर्सेस के ऊपर करना है. प्लस एनी थिंग विच इज़ साइकोलॉजिकली चैलेंजिंग एज एन एक्टर. साइकोलॉजिकली चैलेंज्ड कैरेक्टर वेयर देर आर डिफरेंट लेयर्स, जहाँ पे मुझे यू नो मेंटली चैलेंज्ड प्ले करना पड़े, या फिर somebody who's suffering from depression, somebody who has panic attacks or anxiety issues, जिसको लोगों से डर लगता है, psychological issues basically. I would love to explore something like that, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे वो करते करते और उसकी रिसर्च और स्टडी करते करते सीखने को भी काफ़ी मिलेगा. एंड प्लस आई एम पर्सनली इंक्लाइंड, तो मुझे साइकोलॉजी के बारे में पढ़ना एज एन एक्टर, because we are all driven by emotions as actors and artists. So psychology is something which I constantly watch or read about on YouTube. I watch a lot of videos on that. तो मुझे लगता है कि मुझे वो अच्छा मैं कर पाऊँगा शायद. सो आपके और मेरे में एक कॉमन चीज़ है दैट वी बोथ आर हार्डकोर इंडियन आर्म फोर्सेस फैन. एंड मेरा भी इन फ्यूचर मेरा भी वही जॉनरा है दैट I want to do something huge with armed forces, and common interest है तो फिर मुलाकातें होती हैं. बिल्कुल करेंगे सर. Thank you very much Nandish for coming to my show and अपना टाइम निकालने के लिए. It was a lovely Thank you. communication. बहुत अच्छी चैट रही. And I wish you all the very best for your future endeavors. और अच्छा काम करो, बढ़िया काम करो और बस ग्राफ को ऊपर ले जाते रहो. चल, thank you very much bro. Thank you very much. आज इस पॉडकास्ट पे आके विनीत जी के साथ बहुत अच्छा लगा, बिकॉज हमने दिल से दिल की बातें की. मुझे मौका मिला अपनी जर्नी, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करने का उनके ज़रिए. एंड आई थिंक वी हैड अ हार्ट टू हार्ट चैट जो यू नो मुझे इस कॉन्वर्सेशन के बाद अच्छा लग रहा है. आई फील सेटिस्फाइड दैट कि मैं ऑनेस्टली अपने दिल की बातें उनके सामने कह पाया. सो या प्लीज़ वॉच दिस पॉडकास्ट और देखिए कि हम लोगों ने क्या बातें की, किन बातों का मजाक उड़ाया, किन बातों पे थोड़े इमोशनल हुए. एंड फ्राइडे टॉकीज, वॉच एंड सब्सक्राइब फॉर सच इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशंस. तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में नंदिश संधू के करियर के हर मोड़ ने हमें यह सिखाया कि सफलता का रास्ता कभी सीधा नहीं होता, लेकिन डेडिकेशन और कड़ी मेहनत से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है. उनकी कहानी से हमने ये जाना कि सपने बड़े हो सकते हैं, बस उन्हें पूरा करने की हिम्मत और लगन होनी चाहिए. अगले हफ्ते एक और मोटिवेटिंग, इंसाइटफुल और अनोखी कहानी के साथ मिलते हैं सूत्रधार विद विनीत राय पर, सिर्फ फ्राइडे टॉकीज पे. और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा. धन्यवाद.